चलो आगे। तो आप लोग एक टेबल बना लो। जो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के बारे में, उसके चार्ज के बारे में, E/m रेशियो के बारे में, तो यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलता है, तो इसको हम लोग इकट्ठे टेबल में कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको रिवीजन करने को याद रहे और आप कंपेरिजन भी कर सको। ओके, तो आप यहाँ पे लिख लो, हेडिंग लगा लो, यहाँ पे सॉरी टेबल में लिख लो पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, उस पर चार्ज कितना है, चार्ज। यहाँ पे लिख लो मास, और यहाँ पे लिख लो E/m रेशियो या फिर वैल्यू। ओके, तो देखो हम लोगों को पार्टिकल कितना मिला है, 3 पार्टिकल। कौन कौन सा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो पहले हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम, जो कि निगेटिव का होता है, ठीक है, निगेटिव का होता है। अब देखो ये कूलम में तो इतना होता है, लेकिन हम लोग बार बार इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू को लेकर के चार्ज के जगह पे नहीं पुट करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन पे -1 का चार्ज, ठीक है। इसलिए क्या होता है, जैसे मान लो कि अगर हम लोग ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, यानी जो 2 चार्ज निकाले, तो इसमें -2 का सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन दिए, सॉरी ऑक्सीजन को अगर 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो इसमें -2 का चार्ज बढ़ गया, तो -2 दिखाते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन आया है, यानी -2 का चार्ज बढ़ा है, ठीक है, ऐसा। और निकलता है तो प्लस का चार्ज देते हैं। तो इतने बड़े को थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए हमने अज्यूम किया कि इतने चार्ज को 1 यूनिट मानेंगे। ये 1 हम लोग मान तो ये है, बट ये 1 क्या है, इसका कोई अपना यूनिट नहीं है, यूनिटलेस है, बस 1 मान लिया है, इसको 1 मान लिया है, ये सपोज किया है, ठीक है। अदरवाइज कूलम में 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। ओके, मास कितना होता है, अगर हम लोग केजी में ले तो 9.1 × 10⁻31 केजी, और ग्राम में लेंगे तो 9.1 × 10⁻28 ग्राम, राइट। E/m वैल्यू क्या होगा, इसका सेम हो जाएगा 1.75। अच्छा, मैंने एक चीज आप लोगों को क्या लिखा दिया, E/m अभी जो पीछे हम लोग आपको रिवाइज कराया था, उसमें न्यूट्रॉन के लिए 0 हो जाएगा, 0.something 0। प्रोटॉन के लिए नॉट स्पेसिफाइड, क्योंकि वो डिफरेंट गैसेस के नेचर पे डिपेंड कर जाता है। ओके, अगर करेक्ट करना, न्यूट्रॉन के केस में E/m 0 होता है, क्योंकि समथिंग 0 डिवाइडेड बाय समथिंग 0। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1.75 × 10⁻11 कूलम पर केजी, ठीक है, इतना हमारा E/m का वैल्यू आया। अब देखो अगर हम लोग बात करते हैं सेकेंड पार्टिकल, तो सेकेंड पार्टिकल हमारा क्या है, प्रोटॉन। ठीक है, तो देखो प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज होता है, चार्ज कितना होगा, जितना इलेक्ट्रॉन पे है उतना ही, बस साइन हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 1.6 × 10⁻19, ठीक है, सिर्फ 19 नहीं, ये माइनस का 19 होता है, -19 कूलम। ओके, तो इसको भी हम लोग क्या मानेंगे, ये भी हमारा, ये माइनस का 1 यूनिट था, ये हमारा प्लस का 1 यूनिट आ गया, अनंत सिंह, प्लस का 1 यूनिट हम लोग इसको मानेंगे। ओके, अब देखो मास कितना हो जाएगा इसका, मास भी हम लोग पढ़े थे, कितना होता है, प्रोटॉन का मास हाइड्रोजन के मास के बराबर होता है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 1.67 × 1.672 × 10⁻27 केजी, ठीक है, और ग्राम में कितना हो जाएगा, 1.672 × 10⁻24 एक्सक्यूज मी ग्राम, ठीक है। अब हम लोग इसको AMU में कितना लेते हैं, 1.007 या फिर अप्रोक्सीमेटली 1 AMU, ठीक है, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1 AMU लेते हैं, तो ग्राम में इतना आ जाएगा, AMU में इतना आ जाएगा। और E/m की वैल्यू क्या हो जाएगा,
देखो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होने के कारण और प्रोटॉन के मास से फर्क पड़ता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के मास को तो हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं और प्रोटॉन के मास से फर्क पड़ता है लोग जब डिवाइड करते हैं तो इसीलिए क्या होता है ये नॉट स्पेसिफाइड, क्योंकि ये खाया है मैंने पहले कि डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस या फिर डिपेंड ऑन डिफरेंट गैसेस, ठीक है। तो नॉट स्पेसिफाइड बराबर। थर्ड पार्टिकल हमारा क्या हो गया, थर्ड पार्टिकल हमने जो पढ़ा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे चार्ज कैसा, न्यूट्रल, तो जीरो का चार्ज। अब जीरो का चार्ज तो मास कैसा, थोड़ा सा ज्यादा, प्रोटॉन के मास से 7.2 के जगह पे आप 4 कर दो इंटू 10⁻⁻27 kg और 1.674 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही होता है, ठीक है। 8 AMU और इस पे हमारा E/M की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये वैल्यू आपको लर्न करनी होगी, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी आता है। और कंक्लूजन क्या मिल जाएगा, आपसे पूछता है जनरली कि अगर पूछता है कि कौन हैवीएस्ट है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में कौन हैवीएस्ट है, तो मैक्सिमम जगह पे आप क्या पढ़ोगे, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। क्या हुआ सौरभ, ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखो न्यूट्रॉन हमारा हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेना, नोट में लिख लेना, न्यूट्रॉन का मास हमारा हो जाएगा सबसे ज्यादा, ये मास का ऑर्डर है, ठीक है, मास ऑर्डर। देन आपका हो जाएगा प्रोटॉन एंड देन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ओके। तो ये आप लोग ध्यान रखना। चलो जो ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट आप लोग लिख लेना, ओके। बोलो इसमें कोई डाउट नहीं ना, तो अब आगे बढ़े, ओके। तो देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो देखो आगे क्या हुआ, ठंड का टाइम था, क्रिसमस का, उसके पहले वाला इवनिंग, ठीक है। तो जे थॉमसन की मम्मी ने उनको फोर्स कर रही थी, जाओ आप चर्च में जाकर के प्रेयर करके आओ। तो वहां पे जब वो चर्च में प्रेयर करने गए तो उनके कुछ दोस्त लोग आके परेशान करने लगे। क्यों परेशान किया, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन का मास नहीं बताया, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नहीं बताया, बावजूद भी E/M रेशियो फाइंड कर दिया था। तो इसको लेके उनको टीज कर रहे थे थोड़ा बहुत और पूछ रहे थे ठीक है इतना कुछ बताया तो ये भी बता कि ये दिखता कैसा है, एटम का शेप क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है, वो कहाँ रहते हैं, कैसा दिखता है, ठीक है। तो फिर वो उनको खुद ही अभी तो E/M वाला वैल्यू पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, मास कितना होगा, इस सब चीज से वो थोड़े परेशान थे। तो उन्होंने एक्टिंग किया कि वो बीमार है, वो अभी कुछ नहीं बताएंगे, अभी वो बीमार है। तो उनके दोस्त लोग उनको लेकर के आ गए घर पे, ठीक है। तो उनकी मम्मी को पता था कि ये बीमार उमार नहीं है, एक तो ये चर्च नहीं जाना चाह रहा था ठंड के मारे, कोढ़िया आदमी, और ऊपर से एक्टिंग कर रहा है बीमार होने का। तो उनकी मम्मी ने पडिंग बनाया था। पडिंग क्या है, एक तरह का जैसे हम लोग खीर बनाते हैं वैसे ही एक खाने का क्या बोलते हैं फूड है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स मिले होते हैं। खीर का टाइप ही कह सकते हो, बट हम लोग खीर में चावल ज्यादा डालते हैं और वो लोग ड्राई फ्रूट्स ज्यादा डालते हैं। तो वो उनके दोस्तों को खाने को दिया और वो एक्टिंग किए थे, तो एक्टिंग करने के कारण की पेट खराब है तो उन्होंने वो पडिंग तो नहीं दिया बट उनको तरबूज दे दिया। तो तरबूज को देख करके उनका दिमाग चलना शुरू हुआ, धरती गोल है, सूरज गोल है, सारे प्लैनेट्स भी लगभग गोल है, मम्मी का पैसा गोल, सॉरी मम्मी का रोटी गोल, पापा का पैसा गोल, सारी दुनिया गोल गोल। उससे उन्होंने क्या सोचा कि ये एटम भी हमारा कैसा होगा, गोल होगा। एक्चुअली गोल तो नहीं कह सकते हो, स्फेरिकल होगा। गोल हम लोग कहते हैं तो सर्कल समझ लेते हैं, गोल यहाँ पे सर्कल से नहीं है, स्फेयर से, ठीक है, स्फेरिकल शेप होगा। और उन्होंने क्या सोचा कि देखो जो ये स्फेयर है ना, ये पूरा का पूरा प्रोटॉन से भरा है, यानी ये इस पे प्रोटॉन सभी तरफ है और वो
स्फेयर को ही एक तरह से, जैसे तरबूज को आप काटते हो तो क्या देखोगे, तरबूज को अगर बीच से काटते हो तो कैसे दिखेगा, रेड पार्ट, और उसमें उसके बीज कहीं कहीं पे बैठे हुए होते हैं, ठीक है। तो रदरफोर्ड के हिसाब से जो तरबूज का रेड पार्ट था वो प्रोटॉन है, वो सारे वहां पे प्रोटॉन है, और जहां पे बीज एम्बेडेड था, बीज जहां पे धसा हुआ था, वो क्या थे, इलेक्ट्रॉन। ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जे थॉमसन का वाटरमेलन मॉडल। ओके, या फिर प्लम पडिंग मॉडल भी इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से उन्होंने क्या बताया, शेप बताया किसका, एटम का, कि कैसा एटम दिखता है। तो पहले हम लोग हेडिंग लगा लिए, है क्या, ये है, इसको इसका नाम है थॉमसन थॉमसन्स प्लम पडिंग मॉडल। ओके, प्लम पडिंग मतलब जिस तरह से मम्मी ने जो खीर बनाया था, पडिंग बनाया था, उसमें प्लम थे। ओके, प्लम उसमें डाल के रखा था, तो वो भी ऐसे ही कहीं कहीं पे बिखरे पड़े थे। तो प्लम क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, और पडिंग क्या हो जाएगा, पूरा पॉजिटिव स्फेयर यानी प्रोटॉन। प्लम पडिंग और वाटरमेलन, आप लोग बचपन में पढ़े भी हो, ये वाटरमेलन पढ़ना था आपको 7th या 8th में, वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम। ओके, तो यहाँ से इनको देख के ख्याल आया, उन्होंने क्या कहा, ये जो पूरा स्फेयर है, ये जो पूरा स्फेयर है वो कैसा है, पूरा स्फेयर हमारा भरा है पॉजिटिव पार्टिकल से, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटॉन कहेंगे। ओके, तो पूरे में प्रोटॉन भरे पड़े हैं, और बीच में क्या है, कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, इलेक्ट्रॉन, जैसे तरबूज में बीज है वो इलेक्ट्रॉन हो गए, और बाकी का जो पूरा स्फेयर है वो क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया। ओके, ये पूरा स्फेयर प्रोटॉन से भरा है और बीच में इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। ओके, ऐसा उन्होंने बताया था। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लम पडिंग मॉडल। प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज बनाना, इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज बनाना। ओके, ये मॉडल काफी सालों तक वैलिड रहा, ठीक है। काफी साल तक लोग मानते रहे कि हाँ एटम ऐसा ही होता है, ये पॉजिटिव स्फेयर है, पॉजिटिव स्फेयर में जैसे तरबूज का बीज घुसा हुआ है वैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एम्बेडेड है। ओके, तो इस चीज को बहुत साल तक माना भी गया कि हाँ सही है, एटम ऐसे ही दिखता रहा। तो बाद में आएंगे एक रदरफोर्ड साहब, जो कि इसको बताएंगे कि नहीं ये फ्लॉप है, एक्चुअली हम लोग जो ये देख रहे हैं वो सही नहीं है, जे थॉमसन ने जो कहा वो सही नहीं है, ठीक है। बट इससे पहले कि रदरफोर्ड आए और कुछ कहें, मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट लिखवा देती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा थ्योरी नोट डाउन करो। इट वॉज प्रपोज्ड बाय, लिखो इट वॉज प्रपोज, आप लोग चाहो तो साथ साथ में नोट्स बना सकते हो, जो छूटेगा उसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, तो आपका कुछ टाइम सेव हो सकता है। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं पहले समझ नहीं है, आप बाद में बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। लिखो इट वॉज प्रपोज्ड बाय जे थॉमसन, proposed by जे थॉमसन इन कब 1998। ओके, 1998 में जब मैं आ चुकी थी, मैं थोड़ी बड़ी भी, छोटी बड़ी हो गई थी, 3-4 साल की। अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू, एसी का मतलब होता है शॉर्ट का, शॉर्ट फॉर्म है ये अकॉर्डिंग का, ठीक है, अकॉर्डिंग का शॉर्ट फॉर्म है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, an atom possess एक सेकंड, possess a spherical shape, a spherical shape
जिसका रेडियस पता है कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर -10 मीटर। ओके, विथ जो बहुत ही छोटा है, ठीक है। रेडियस इतना है तो डायमीटर और इतना बढ़ा दो, रेडियस कितना हो जाएगा, ये अप्रोक्स होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। बहुत छोटा, बहुत 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 छोटा रेडियस है, ठीक है। इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज the positive charge is uniformly distributed the electrons are embedded into it so that the most electrostatic arrangement is obtained. The most electrostatic arrangement is obtained. यानी इनके हिसाब से अगर हम लोग ऐसे रखेंगे तो जो ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है, अगर हम लोग उनको इकट्ठे कर दें, पॉजिटिव को इकट्ठे कर दें, निगेटिव को इकट्ठे कर दें, तो फिर क्या होगा, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये मॉडल जो इन्होंने दिया था ना बेटा, ये न्यूट्रॉन के डिस्कवरी के पहले दे दिया था, लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से इसको बाद ही में पढ़ना है, बट ये आपको दे दिया था पहले ही, जब न्यूट्रॉन नहीं आया था तभी दे दिया था। तभी हमको क्या मिला था, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इनके हिसाब से अगर हम लोग प्रोटॉन को और इलेक्ट्रॉन को इकट्ठे रखते तो वो तो सेम साइन होने के कारण क्या करेगा, रिपेल करेगा एक दूसरे को, रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने दिमाग लगाया था कि ऐसे ही जब अलग अलग रहेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है इनको। इस मतलब इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट यानी इनका जो चार्ज है वो सबसे अच्छे तरीके से बैलेंस है। ओके, तो इन्होंने पहले ये महान आत्मा थे जिन्होंने क्या किया, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, वो दिखता कैसा है ये बताया। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ओके, क्योंकि क्यों क्यों हमको दूसरा मॉडल पढ़ना पड़ा, रदरफोर्ड जब अपना मॉडल लिए तो ये फ्लॉप हो गया, ये हमारा जो मॉडल है वो फेल हो गया। ओके, अब देखो हमने क्या पढ़ा था कल, जैसे हम लोग देखे थे न्यूट्रॉन का जब आविष्कार हुआ तो क्या हुआ, बेरिलियम का सीट लिए उस पर अल्फा पार्टिकल्स, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट शुरू किया गया, ठीक है। तो देखो इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने जैसे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी वैसा ही उसी टाइप से मिलता जुलता एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, बट इन्होंने बेरिलियम की जगह पे बहुत ज्यादा थिन मेटल का सीट लेने का सोचा। ओके, इन्होंने क्या लिया था, गोल्ड फॉइल लिया था। गोल्ड फॉइल क्यों लिया था, सोने की आप इतनी पतली चादर बना सकते हो जितना आप कभी देखे होगे मिठाई की दुकान पे ना एक सिल्वर कलर का लेयर होता है, एक्चुअली में वो एक्चुअल चांदी का लेयर होता है, बट वो इतना पतला होता है कि हम लोग उसको छूते ही है और वो टूट जाता है, तुरंत वो गल जाता है, मेल्ट जाता है, टूट जाता है। तो लगभग उससे भी पतला कह सकते हो गोल्ड का मेटल बनाया जा सकता है। तो इसलिए इन्होंने सबसे पतला लेने के चक्कर में, ताकि वो बहुत, गोल्ड क्या है, सबसे डक्टाइल, मोस्ट मेलेबल एलिमेंट, मोस्ट डक्टाइल, उससे अगर हम लोग वायर बनाना चाहें गोल्ड से, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर का वायर बना सकते हैं। सोचो कितना ज्यादा डक्टाइल है, डक्टाइल यानी तार में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी। 1 ग्राम बहुत कम बहुत कम बहुत कम हो गया, उससे हम लोग 2 किलोमीटर तक वायर ड्रॉ कर सकते हैं, इतना डक्टाइल है, और वैसे ही वो मेलेबल भी बहुत है, ठीक है। तो जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था रेडियो एक्टिव स्पेसीज के बारे में, एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रही हूँ। रेडियो एक्टिव
स्पेसिस या फिर सब्सटेंस। तो देखो ये इसमें मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, एक होता है गामा। मैंने कहा था गामा को आप ऐसे लिख लो, अल्फा पे होता है +2 का चार्ज, ओके, अल्फा पे होता है +2 के चार्ज, बीटा पे होता है -1 का चार्ज, क्योंकि बीटा कैसा होता है निगेटिव, और इसका मास होता है अल्फा का 4 AMU। बीटा से और गामा से हमको मतलब नहीं, इस पे ये हमारा न्यूट्रल होता है 0, ठीक है, और इसका मास होता है 4 AMU। तो हम लोग ना अब रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में जो पार्टिकल लेंगे वो अल्फा पार्टिकल ही लेंगे, और इसका मास और ये प्लस के चार्ज से क्या रिलेशन है, मैंने ये क्यों बताया, इसका मास कितना है, इस पे चार्ज कितना है, अब मैं बताती हूँ, ठीक है। यानी 2 प्रोटॉन के बराबर इस पे चार्ज है, ओके। चलो अब हेडिंग लगा लो, रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये रदरफोर्ड और उनके 2 स्टूडेंट ने मिलकर के किया था, बट नाम सिर्फ गुरुजी का आता है। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसको न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी कहा जाता है, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने यहाँ से न्यूक्लियस का खोज किया था। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, या फिर क्या दूसरा नाम क्या है, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, ओके। तो देखो इन्होंने भी वही उसी चीज पे काम करना शुरू किया कि अगर हम लोग अल्फा पार्टिकल के रेडिएशन से बचना चाहें तो कितने थीन मेटल तक का शीट से बच जाएं, क्या, जैसे इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट मेटेलिक शीट ट्राई किया, तो कितना मिनिमम कितना पतला हो तो बच जाए, ऐसा सोच के इन्होंने ट्राई किया। अब देखो जैसा मैंने कहा कि रेडियो एक्टिव पार्टिकल में जो अल्फा होता है वो ज्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि ये हैवी होता है, इस पे +2 का चार्ज और 4 AMU मास होता है। चार्ज कितना होता है +2 का, और मास कितना होता है 4 AMU, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग बोले तो यहाँ पे 1 अल्फा पार्टिकल में, एक अल्फा पार्टिकल्स में क्या है, 2 प्रोटॉन के जितना चार्ज है, 2 प्रोटॉन इन टर्म्स ऑफ चार्ज। एक अल्फा पार्टिकल्स किसके बराबर है, 2 प्रोटॉन इन टर्म्स ऑफ चार्ज, ओके। और मास कितना हो जाएगा बेटे, हम देखो प्रोटॉन का मास कितना होता है हाइड्रोजन के मास के बराबर, क्योंकि वहां पे तो एक ही प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है। तो 1 अल्फा पार्टिकल बराबर हो जाएगा मास के टर्म में 4 प्रोटॉन्स के इन टर्म्स ऑफ मास, ठीक है। यानी अगर अल्फा पार्टिकल को रोकना है, तो अगर जा रहा है और प्रोटॉन रोकना चाहे तो 1-2 प्रोटॉन नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि 1-2 प्रोटॉन से वो ज्यादा पावरफुल है, उसको वो डेविएट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो 4 प्रोटॉन के बराबर बराबर अकेले है, और स्पीड भी इसकी अच्छी खासी होती है। अल्फा पार्टिकल की स्पीड लाइट के स्पीड से 10 गुना कम होती है, तो लाइट की स्पीड तो भयंकर है, तो 10 गुना कम होने के बावजूद भी ये बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है, और साइज भी इसका बड़ा हो गया। और अगर अल्फा पार्टिकल और आप इलेक्ट्रॉन के बीच में साइज देखते हो तो फिर तो पूछो ही मत, फिर तो हाथी हो गया अल्फा पार्टिकल, तो चूहा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, इतना छोटा होता है वो इलेक्ट्रॉन, ओके। तो देखो अब यहाँ पे जरा बात समझना, अल्फा पार्टिकल का 4 AMU मास होता है और 2+ इस पे चार्ज होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि अल्फा का पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियाई जैसा है। जैसे हीलियम के पास एटॉमिक नंबर 2 मास नंबर 4, ओके। तो देखो अगर हम लोग हीलियम के न्यूक्लियाई यानी हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दे तो इस पे क्या हो जाएगा +2 का चार्ज, और मास कितना रह जाएगा, मास तो 4 ही रहेगा, क्योंकि मास तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण है।
तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो सेम रहेंगे। यानी इस पे भी क्या आ गया, देखो +2 का चार्ज आ गया और मास क्या आ गया 4, ठीक है। इसलिए अल्फा पार्टिकल की जगह पे कहीं कहीं पे लिखा रहता है हीलियम का न्यूक्लियस, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हीलियम का न्यूक्लियाई। मतलब क्या, हीलियम का न्यूक्लियाई का क्या मतलब बेटा, देखो हीलियम के पास न्यूक्लियस है, उसके अलावा 2 इलेक्ट्रॉन है। अब जब दोनों इलेक्ट्रॉन आपने हटा दिया, +2 का चार्ज लगा दिया, तो कुछ बचेगा ही नहीं, फिर तो न्यूक्लियस ही बचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है नहीं तो ऑर्बिट्स का कोई काम नहीं, वहां पे रहेगा कौन, ऑर्बिट्स नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं तो ऑर्बिट्स नहीं, तो सिर्फ न्यूक्लियस बचेगा। इसलिए कहा जाता है कि हीलियम का न्यूक्लियस क्या है, हमारा अल्फा पार्टिकल की तरफ है, ठीक है। तो इसका नाम दिया जाता है न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम, न्यूक्लियाई ऑफ, इस नाम से भी अल्फा पार्टिकल को जाना जाता है, ठीक है। अब देखो इसका स्पीड कितना होता है, ये एक तो हमारा ये मैसिव पार्टिकल है, मैसिव यानी देखो एक प्रोटॉन के मास इलेक्ट्रॉन के कंपेयर बहुत हैवी, और ये तो 4 प्रोटॉन के मास के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मैसिव पार्टिकल, यानी भारी भरकम है, भारी भरकम है। भारी भरकम यानी केमिस्ट्री के टर्म में, ऐसा नहीं